फिर हम लोग हैं पेज नंबर 20 पे, बिल्डिंग गुड हैबिट्स। ठीक है, अच्छी आदतों का निर्माण हम कैसे करें, तो जैसा कि हम करते आए हैं वो अभी तक यही था, जैसा हमने पिछले डिस्कस किया, रिपीटेशन। तो किसी चीज का विजुअलाइजेशन और रिपीटेशन हमारे अवचेतन मन में एक जगह बनाता है, जिसके थ्रू हम अपने जो भी व्यवहार है उसको बदल सकते हैं, जो भी आदत है उसको बदल सकते हैं। शिक्षा का एक उद्देश्य बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना होता है, क्योंकि अच्छी आदतें सीखने में सहायक होती हैं। उनसे ही बच्चों के चरित्र और बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित 4 उपाय बताए हैं। पहला डिटर्मिनेशन, दूसरा एक्शन, तीसरा कंटिन्यूटी, चौथा एक्सरसाइज। पहला डिटर्मिनेशन, सर्वप्रथम बच्चे और शिक्षक दोनों के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। जब तक सीखने वाले बच्चे और सिखाने वाले शिक्षक इसके लिए दृढ़ संकल्प नहीं लेते, तब तक यह कार्य सही ढंग से नहीं किया जा सकता। एक्शन, जेम्स के अनुसार बच्चे और शिक्षक दोनों ही संकल्प के अनुसार तुरंत कार्य करें। यह कार्य किया जा सकता है, केवल सोचने एवं दृढ़ संकल्प करने भर से ही कार्य पूरा नहीं होता, तुरंत कार्य भी शुरू करना है, ये कहने का मतलब है। निरंतरता, जेम्स के अनुसार जब तक कोई आदत स्थायी ना हो तब तक उसके निर्माण के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। मतलब यही है कि जैसे सुबह उठने की आदत है तो उसको हम रिपीट करने से सिर्फ नहीं होगा, कोशिश भी करनी पड़ेगी। कोशिश में मतलब एटलीस्ट अलार्म थोड़ा सुबह उठ रहे जाए कि हम नींद पूरी हो, तो हम 10 बजे सोए, तब तो हम 5 बजे उठेंगे और 5 बजे का अलार्म लगातार लगाया जाए और उसके लिए कोशिश की जाए। अभ्यास, एक्सरसाइज, जेम्स ने इस बात पर भी बल दिया कि शिक्षक बच्चों में जिन आदतों का निर्माण करना चाहें उसका प्रतिदिन अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास से ही कोई आदत बन जाती है ना। जैसे होमवर्क टाइम पे पूरा करना है ना, या कॉपीज पे कवर चढ़ा के प्रॉपर वो सुंदर दिखे, किसी भी एक तरह की आदत, तो उसको आपको डेली प्रेशर अप करना पड़ेगा, है ना, डेली उसको चेक करना पड़ेगा, ये नहीं कि कभी कभार ऐसा। तो कॉन्टिन्यूटी और एक्सरसाइज। बुरी आदतों को छुड़ाना, ब्रेक बैड हैबिट्स। छुड़ाने के लिए क्या है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्कूली बच्चों की बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला, ऑटो सजेशन, जो मैंने आपको बताया। ऑटो सजेशन क्या होता है, सर्वप्रथम तो शिक्षक को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए कि बच्चे स्वयं बुरी आदतों को छोड़ने की सोचें। क्या होता है ऑटो सजेशन, जैसे कोई स्मोक करता है और हम उसको बताएं कि तुम्हें स्मोकिंग छोड़नी है, पर ये तो सबको पता है कि स्मोकिंग छोड़नी है, तो ऑटो सजेशन उसको क्या डालना है कि सिगरेट इज इंजूरियस टू अवर हेल्थ, हमारी हेल्थ को ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक हमने हिप्नोथेरेपी सेशन लिया था, वो बच्चा 12 सिगरेट्स, लगभग 12 से 15 सिगरेट पर डे पीता था। अगर हम उसको ये कहते कि तुरंत छोड़ दो, तो ये पॉसिबल नहीं था, ये उसके लिए सोच पाना ही पॉसिबल नहीं था। तो हिप्नोथेरेपी मतलब सेल्फ हिप्नोसिस प्रोग्राम के तहत हम उसको ऐसा बोलते थे कि आप जब भी सिगरेट जलाएं उसको आप आधे के बाद फेंकते हुए अपने आप को देखें कि थ्रो कर दिया आपने, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो आधा सिगरेट वो वेस्ट होने लगी। अब पैसा भी खराब हो रहा है, हम पी भी नहीं रहे हैं, तो वो अब एक सिगरेट स्किप होने लगी। तो जो 15 सिगरेट थी वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कि मैं तो आधा फेंक ही रहा हूं, तो अपने आप ही वो 7-8 पे आ गई। और फिर धीरे धीरे हमने उसको ये विजुलाइज कराया कि हमें वो अच्छा ही फील नहीं कर रहा है, मतलब वो हम स्मोक कर रहे हैं बट उसका स्मेल और वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और मुझे कुछ भी अच्छा इससे प्रभाव नहीं पड़ रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, उल्टा मुझे और सिकनेस आ रही है। ऐसा करके धीरे 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 उसको ऑटो सजेशन डालते थे। ये ऑटो सजेशन अगर आप व्यक्ति को योग निद्रा के बाद दिलवाएं तो वो अद्भुत रूप से काम करते हैं। और हिप्नोथेरेपी कुछ भी नहीं है बट डीप ट्रांस मेडिटेशन है। जब आप एक यूनिटी ऑफ माइंड होकर के, एक चित्त होकर के किसी भी बात को दोहराते हैं और उसको देखते हैं तो वो होता है। तो आपको जब कभी किसी व्यक्ति को ठीक करना हो तो या आदत ठीक करनी हो तो आप उसको योग निद्रा के दौरान संकल्प दिलवाइए लास्ट में कि मैं, अब आप अपना संकल्प दोहराइए और उसे वैसा ही देखिए।
तो संकल्प में जैसे मैं अपने शरीर के प्रति वफादार रहूंगा, या मैं 2 घंटे अपने शरीर को नियमित रूप से दूंगा, पेशेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। या मुझे योग चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा फायदा पहुंचा रही है, ये भी तो संकल्प हो सकता है ना। अब आपको विश्वास ही नहीं है तो फायदा कैसे होगा? तो ये भी आप उनके योग निद्रा के दौरान डलवा सकते हैं कि मैं पर डे अपने आप को इंक्रीज कर रहा हूं, अपनी हेल्थ में इजाफा हो रहा है, हर दिन मेरे स्वास्थ्य में लगातार फायदा हो रहा है ना, और मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूं। तो इसे कहते हैं ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन ऐसे भी काम करते हैं, पर आप ब्रीदिंग 8-10 ब्रीदिंग के बाद करें या योग निद्रा के दौरान करें तो आप यूनि माइंड हो जाते हैं। ठीक है, क्या है, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं वहां की हमारी विश काम कर जाती है। क्यों बताइए मैडम? विश्वास। हाँ, और पैसा जेब भी खाली करवा दी भगवान जी ने इतनी दूर जाके, और थका भी दिया और घर से दूर भेज दिया, तो आप अपने आप ही यूनि माइंड हो गए। सवाल तो यूनि माइंड होने का है कि यहाँ कुकर की सीटी बज रही है और मंदिर के सामने आप खड़े हो, समझ रहे? इतनी दूर जाके तीर्थ यात्रा टाइप, तो आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल स्टॉप हो गया कि आपको कुछ करना है। अब आपने जो चैंट किया वो अनकॉन्शियसली चैंट किया, अवचेतन मन में वो सीधे गया। प्लस विश्वास और पुराना था कि और लोग यहाँ से इतनी सारी विशेष पूरी होती हैं। तीसरा, वहां का जो जस्ट प्यूरिफिकेशन होता है जो पत्थरों का, वो मैग्नेटिज्म ने अलग से काम किया। तो बात तो वही है कि कर तो आप ही, विश्वास तो आपका है, लेकिन जो आपकी चैंटिंग है वो अब यूनि माइंड से हो रही है, क्योंकि वहां करने को कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके जो प्रेयर थी वो बहुत सारी जगह डिवाइड थी उसी काम में, तो आपका ध्यान एकाग्र नहीं था। इसीलिए जब आप एकाग्र हो गए वहां, और एकाग्र आपकी मेहनत, आपके पैसे और आपके समय ने किया, और वही फलीभूत होने लग गई। और एक और ट्रस्ट बढ़ गया कि नहीं, हम वहां पे धागा बांध के आए थे, वो लग रहा है होना शुरू हो गया है। तो आप ही का चेतन मन उसको रिपीट कर रहा है, उस बिलीफ को रिपीट कर रहा है, तो वो काम और तेजी से होना शुरू हो जाता है। दूसरा है दृढ़ संकल्प। यह भी आवश्यक है कि सर्वप्रथम बालक बुरी आदतों छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करे, और साथ ही शिक्षक भी उसकी बुरी आदतें छुड़ाने के लिए दृढ़ संकल्प ले। स्थानापत्र, रिप्लेसमेंट, इसका आदत है, ये भी उसी का पार्ट है। अब देखिए, इसका अर्थ है बुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतों का निर्माण। एक तरीका है कि हमने बुरी आदत छोड़ने के लिए कोशिश कराई, पर जब हमारा ये जो फील्ड है विचारों से, और हम उनको कहें कि अब आपको अच्छा विचार डालना है, तो वो कोशिश की पुराना हटाना बड़ी कठिन तपस्या है। अभी क्या है, आप अच्छे विचार को चैंट करो, एक नया विचार ले आओ और उसको चैंट करते जाओ, तो वो कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि जगह तो इतनी है विचारों की। जब नया विचार गहरे आता जाएगा, तो वो कब पुराना विचार का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो तरीका पुराने विचार को सोच सोच के बल नहीं देना है कि मैं ऐसा हूं, ये कब छोड़ पाऊंगा। हमको एक नया विचार उसके अगेंस्ट बनाना है और उसको चैंट करना है और उस पर फोकस करना है। पुराने विचार पे उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर देना है कि वो कुछ है हमारे लिए, तो वो काम करता है। बुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतों का निर्माण। बच्चों में सत्य बोलने की आदत का निर्माण करा दिया जाए तो उनकी झूठ बोलने की आदत अपने आप समाप्त हो जाएगी, है ना। एक है कि हमने कहा तुमको झूठ नहीं बोलना है, एक है कि हमने कहा कि हमें अब सत्य ही बोलना है। हमको मतलब ही नहीं उस लाइन से कि मैं झूठ भी बोलता था, हमने ये कहा कि अब हमको सत्य ही बोलना है, मैं सत्य ही बोलता हूं और मुझे सत्य ही बोलना है। तो जब कभी झूठ बोलता था, मैं उस नहीं बोलता था या मेरी आदत थी, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, उस पर हमें सोचना ही नहीं है। तो ये भी इसमें ही होता है कि जब आप किसी को ठीक करना चाहते हैं तो मैं कितना बीमार हूं ये एहसास नहीं कराना है। आप स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हैं, आपका लीवर पहले से बेहतर काम कर रहा है, ऐसा विजुलाइज कराना है। लीवर 80% डैमेज है, 100% डैमेज है, इसका एहसास ही मत कराइए। ठीक है, आप कहिए सब ठीक होता है, भले उनके पेरेंट्स से आप साइन करवाओ कि कंसेंट साइन कराओ कि भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर पेशेंट को ये विश्वास रखवाइए कि वो विश्वास करे तो सब कुछ ठीक होता है। तो वो उसको आपको ये विजुलाइज कराना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। तो नेगेटिव एस्पेक्ट अपने आप धीरे धीरे उसका जो पावर है वो कम होती चली जाएगी।
सही पर्यावरण, राइट एनवायरनमेंट, अच्छी आदत के निर्माण और बुरी आदतों की समाप्ति तभी संभव है जब बालकों को उनके लिए परिवार, पास पड़ोस और विद्यालय सभी स्थानों पर उचित पर्यावरण मिले। ये बहुत जरूरी है कि अगर हमको लगता है कि वो व्यक्ति हमें नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है तो हमें उसको बंद ही करना पड़ेगा। हमें उसका मिलना जुलना या हमको उससे मिलना जुलना, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, हमें वहां पर एक स्टॉप लगाना ही पड़ेगा जहां से हमें निगेटिव एनर्जी आती है। आप उनको साथ लेते हुए चलोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको उस क्रम में जहां पर आप सक्सेस हो रहे हैं, सक्सेस सिर्फ पैसों की सक्सेस नहीं होती, सफलता होती है हमारे अपने डेवलपमेंट की भी। तो हमें वो लोग चाहिए जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, अच्छी तरह रहते हैं। तो अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम अपना समय उन लोगों के पास ज्यादा के साथ ज्यादा बिताएंगे। अगर हमें पता है कि यहाँ पर हमें बैक फीडिंग मिलती है, नेगेटिविटी ज्यादा है, तो हमें चाहिए हम वहां से मूव करेंगे, हम अपने वातावरण को ही बदलेंगे। वातावरण वैसा रहते हुए हम इम्प्रूव कर ले जाए या बच्चों को दृढ़ संकल्पित करते जाए तो उसका प्रभाव कम पड़ जाएगा। आवश्यकताओं की पूर्ति, नीड सेटिस्फेक्शन। बच्चे चोरी प्राय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं और झूठ भी वे प्राय इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चों की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर नहीं की जाती। चोरी करना, झूठ बोलना जैसी बुरी आदतों को दूर किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब क्राइसिस होती है ना तो इंसान इस तरह के काम करता है। तो आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको पूरा भी करना है और उनको समझाना भी है। तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं अगर नहीं पूरी होंगी या हमारा ध्यान नहीं जाएगा तभी वो चोरी की तरफ जाते हैं। पुरस्कार एवं दंड, बुरी आदतों को थोड़ा दंड और अच्छी आदतों के लिए भरपूर पुरस्कार भी बुरी आदतों को छोड़ने में सहायक होता है। ये दोनों तरफ से है। आप किसी की मतलब देखिए, बच्चे लगभग बड़े हो गए हैं, छोटे हैं, उसको तो हम समझ ही रहे हैं इस सब्जेक्ट के माध्यम से, पर आप इसको कोरिलेट करें अपने पेशेंट्स के रूप में भी, ठीक है। क्या हम पेशेंट भी तो बच्चे के रूप में है जिसमें इतनी बुरी आदतें, तभी तो वो पेशेंट है, नहीं तो वो पेशेंट ही नहीं होता। तो आप इसको इस दृष्टिकोण से समझेंगे तो आपको इस कोर्स की अहमियत समझ में आएगी कि इस सब्जेक्ट की, है ना। तो आप इसको पूरा का पूरा इस माइंडसेट से समझे हमारी तरीके को कि आपके पास कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी बुरी आदतें भी हैं, इसीलिए वो बीमार है। उसको आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है। नेचुरोपैथी जीरो है अगर काउंसलिंग नहीं की गई। अगर काउंसलिंग अच्छी नहीं की गई तो नेचुरोपैथी का कोई रोल नहीं है। हमारे पास इस समय पार्किंसंस के एक पेशेंट आते हैं, अभी 3 ही सीटिंग दी है हमने। हम उनसे कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं लाइफ में, आपको काम कम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी चिकित्सा काम नहीं आएगी। तो उनका कहना है मैडम हमारे बिना वो सेंटर चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। मैंने कहा जब ऊपर चले जाएंगे तब फिर लेट गो तो करना पड़ेगा ना। कि 70 साल का व्यक्ति भी अगर अपने शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस जो होती है, शॉर्ट हैंड यहाँ पे आलमबाग में, लखनऊ में वो स्कूल चलाते हैं और 14 साल से जब खुद 14 साल के थे तब से चला रहे हैं। अब उनके बच्चे उस फील्ड में आए नहीं। अब जो लोग सचिवालय में या गवर्नमेंट जॉब में हैं वो वहीं के निकले हुए हैं। तो उनका कहना है कि मेरे नाम पे वो स्कूल चलता है। भाई चलता होगा, आपका अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी ना आप दूसरे को स्वास्थ्य दोगे। अब मेडिसिन खा खा के वो 3 घंटे बस ड्यूरेशन रहता है, फिर हाथ कांपने लगते हैं और वो उस चीज को छोड़ने को नहीं तैयार, ना समझने को तैयार। तो ये तो सही नहीं है ना। मेरी प्राकृतिक चिकित्सा कुछ भी नहीं कर पाएगी कि आप आकर के आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आपकी नींद नहीं पूरी है, आप 4 बजे उठ जाते हैं। और अति का देखिए, अति का स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, है ना। वो लोग ज्यादा बीमार हैं जो 4 बजे 3:30 बजे उठ जा रहे हैं, 2 घंटे वॉक भी कर रहे हैं, 1 घंटा योगा अभ्यास भी कर रहे हैं, है ना। फिर ओपन जिम है कहीं वो भी कर ले रहे, डाइट भी बहुत कम ले रहे, दवाएं भी खा रहे। तो वो एज ग्रुप ज्यादा बीमारी का शिकार है। आप एक अपना लिमिटेड शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंग व्यायाम कीजिए, उसके बाद ध्यान कीजिए। सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज ओवर एक्सर्शन का कारण है, क्योंकि जिस तरह से वो एक्टिव हैं और काम करते हैं तो फिजिकल तो कर ही रहे हैं। वो साइकिल चला के अपने इंस्टीट्यूट जाते हैं, उसके बावजूद आपने कहा कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, उसके बावजूद आपको प्रेशर है। तो ऐसे पार्किंसंस ठीक नहीं होगा, है ना। फिर क्या होगा, दवाएं अपना एक होता है ना थ्रेशोल्ड लेवल बॉडी का,
अभी आप जितने पावर की ले रहे हैं वो और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, तो वो क्या है ना, बॉडी उसको एक्सेप्ट करती जाएगी और आपको उसको उससे ज्यादा पावर की दवा लेनी पड़ेगी। तो ये सब समझते हुए भी अगर मैं डेली काउंसलिंग ना करूं तो हमारे पास पेशेंट आता रहेगा, पर वो ठीक नहीं होने वाला। कि 4 बजे का उठा पेशेंट जब मेरे पास 12:30 आता है तो वो ऐसे ऐसे सो रहे होते हैं, और शाम को फिर 4:30 उनको जाना है पढ़ाने, फिर वो रात में 10 बजे आते हैं और 65 एज हो रही है, पार्किंसंस डिक्लेयर है, 2 बार डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, 2-2 3-3 4-4, और ना उनको मेडिसिन छोड़नी है ना उनको अपने काम को कम करना है। तो ये सब बहुत समझना पड़ेगा, काउंसलिंग बहुत मैटर करती है। तो पुरस्कार एवं दंड पे थे, नो डाउट हम सबको थोड़ा रिवॉर्ड चाहिए, तो हमें ये सीखना पड़ेगा। अभी तो हमारी फैमिली में ही है, तो फैमिली में ही हस्बैंड है, बच्चे हैं, कोई भी है, उन सबको गुड वर्ड्स बोलने चाहिए, और आप देखते हैं उससे काफी अलग ही माहौल आ जाता है ना। तो हमको कोई बोले ना बोले तो अपनी समझ है लोगों की, हम लोगों को भी चाहिए, लेकिन हम एटलीस्ट थोड़ा इम्प्रूव करें, हम दूसरों को बोले, है ना। पता चला हम तो यहाँ लेक्चर देके चले गए, आपने अपने घरों में लड़ाइयां कर ली कि मैं हमने बोला मुझे गुड वर्ड्स बोलो, मुझे चाहिए। तो पहले दीजिए, आप अपने आप को एटलीस्ट ठीक कीजिए, अगला जाने कि उसको गुड वर्ड्स बोलने हैं अच्छी बातों पे या नहीं बोलने, है ना। इसी तरह पेशेंट के लिए भी कि आपने अच्छा किया है, अब आप अच्छे हो रही हैं, अरे वाह आपने अपने साथ काम किया है, ऐसा गुड वर्ड्स आपको बोलने चाहिए समय समय पर, और कुछ रिवार्ड भी करना चाहिए। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे एम्प्लॉयज रेगुलर आते हैं और छुट्टी नहीं लेते हैं, तो मुझे लगता है ईयर एंड पे हम उन्हें थोड़ा सा ऑनर करें कि उन्होंने एक भी मेडिकल लीव नहीं ली। हालांकि हमारे यहाँ हम लोगों ने 14 या कुछ समथिंग 12 मुझे याद नहीं है, वो ऑफिशियली मेडिकल लीव उनको प्रोवाइड की हुई है। अगर वो नहीं लेंगे तो वो इनकैश करा सकते हैं उसको अभी विंटर्स में, या उसका पूरा सैलरी ले सकते हैं उतने की। तो जिन्होंने नहीं लिया सोचिए कितनी ऑनर की बात है, पूरा साल मेरा तो अपना काम है, मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, पर वो निरंतर होली दीपावली की जो छुट्टी मैंने दी उसके अलावा हर दिन काम पे है। ये मेरी शायद प्राकृतिक चिकित्सा की जीत है कि उन्होंने कैसे भी करके, ऐसा नहीं है, मैंने उनको जुकाम में भी देखा, थोड़ा बहुत हल्का फीवर भी है, हाथ में कुछ हो गया, कुछ क्या वो गीजर का कुछ ठीक कर रहा था तो उसके हाथ में अंदर तक चला गया, फिर वो सेप्टिक हो गया, फिर वो बैंडेज बांधी, ऑपरेट कराया, फिर भी वो आता रहा। तो ये बड़ी बात है, और अगर हम नहीं कहेंगे, सिर्फ आपको कहेंगे, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें उनको भी सामने कहना चाहिए और 4 लोगों के सामने भी कहना चाहिए। अब बात करते हैं विजातीय द्रव्यों का निष्कासन एवं जीवनी शक्ति की वृद्धि। कैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा में टॉक्सिक जो जमा है उसको बाहर निकालें, और कैसे हम अपना वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति मतलब वाइटैलिटी, वाइटल फोर्स, और विजातीय द्रव्य मतलब टॉक्सिक मैटर या फॉरेन मैटर। प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से प्रथम सिद्धांत यह है कि सभी रोग, उनके कारण एवं उनकी चिकित्सा भी एक ही है। शरीर में विजातीय द्रव्यों के संग्रह एवं उनकी वृद्धि से रोग उत्पन्न होते हैं, अतः शरीर से उनका निष्कासन होना ही चाहिए। प्रथमोपचार की चिकित्सा ही करना है शोधन। अच्छा, ये प्रथम उपचार होना चाहिए, ये आप लोग हर जगह बताओ। जब आपने बढ़ा लिया तो फिर क्या उपचार है ना। तो पहले ये प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड बॉक्स तो नेचुरोपैथी का होना चाहिए सबके पास। ड्रेसिंग वगैरह तो अपनी चीज है, तो एक फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, एक हॉट वाटर बैग होना चाहिए, एक आइस बैग होना चाहिए, है ना, एक बकेट तो सभी के घर में होती है, बैंडेज जो हॉट एंड कोल्ड है अभी आगे आपके में है अगले बार में सब्जेक्ट में, तो वो उस तरीके के आपके फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जहां पर आपको ये सब करना आता हो। प्राकृतिक प्राकृतिक चिकित्सा के फर्स्ट एड बैग में क्या क्या टूल्स है वो थोड़ा रिपीट अभी पढ़ तो लीजिए, अभी आधी चीजें फिर आपको लगेगा हमको आती नहीं है इसलिए मैं रुक गई। अभी जो इसके बाद वाला सिलेबस है ना उसमें काफी हाइड्रोथेरेपी है, तो उसमें काफी चीजें आ जाएंगी, तब लिखवाएंगे, ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की आहार, दिनचर्या, प्राणायाम आदि द्वारा वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे रोगाणु दृष्टता प्रथम
का जीवाणु रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े होने के कारण नाश होता है। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों द्वारा बना है। इन्हीं 5 तत्वों का विजातीय द्रव्यों के कारण असंतुलन होने पर रोग उत्पन्न होते हैं। अतः इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से शरीर की मिट्टी, उपवास, आकाश एवं हवा, धूप, पानी की चिकित्सा की जाती है, जिसके अंतर्गत शरीर जमे हुए बढ़े हुए विजातीय द्रव्य का शोधन कर शरीर एवं मन को रोग मुक्त कर देता है। क्या आप लोगों को पता है 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। जब इनमें इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है इन तत्वों में, तो रोग आते हैं और उसको समझ करके कोई भी प्राकृतिक चिकित्सक उसको दूर करने की कोशिश करता है और उसी से रोग ठीक होते हैं। कि हम लोगों ने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था जो एग्जाम में, कि अगर वायु तत्व बढ़ा हुआ है तो कौन सा तत्व बढ़ाने से कंट्रोल होगा? आकाश तत्व। ठीक है। पृथ्वी तत्वों की मिट्टी चिकित्सा एवं विजातीय द्रव्य। मिट्टी शरीर के विजातीय द्रव्यों को घोलकर अवशोषित कर शरीर के बाहर निकाल देती है। मिट्टी एवं पंख स्नान के द्वारा, पंख स्नान मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, मतलब कीचड़, मिट्टी वाला जो कीचड़ जो होता है ना, मिट्टी वाला पंख स्नान, मिट्टी के अंदर ही स्नान करना, कीचड़ पूरा लेप करके के द्वारा उच्च रक्तचाप, तनाव, सिर दर्द, चर्म रोग एवं विशेषकर नाभि चक्र के मध्य मिट्टी पट्टी से कब्ज रोग ठीक किया जाता है, जो आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से रोगों का मुख्य कारण माना जाता है। रोगाः सर्वेदपि मंद्योग्रह, अर्थात सभी रोगों का वैद्यक शास्त्र ने मंदाग्नि माना है, कारण कब्ज ठीक हो जाता है। और पथ्य आहार एवं मिट्टी की पट्टी जिसमें से एक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम भी, हमारे यहाँ हर पेशेंट को शुरू के 3 दिन अभी छोड़ के दिसंबर जनवरी हमने मड पैक रुकवा रखा है, क्योंकि एकदम से वो ठंडा होता है, तो उसकी जगह हम लोग पेट की गर्म ठंडी सिकाई करा रहे हैं। अदरवाइज हम अपने सारे पेशेंट को शुरू में 3 दिन मिट्टी की पट्टी, गर्म ठंडी सिकाई और एनिमा कंपल्सरी कर देते हैं। तो क्योंकि नाभि गट हेल्थ सबने सुना कि वही एक कारण है रोगों का, मंदाग्नि का। जैसे ही आपका पेट का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा वैसे ही रोग जाने लग जाएंगे। ठीक है, और जो भी मेटाबॉलिज्म तेज हुआ, जो भी इंटेस्टाइन में, स्टूल में जमा है, वो हमने एनिमा के थ्रू, बस्ती के थ्रू निकाल दिया, तो पेट वापस से पेशेंट और तेजी से अच्छी तरह काम करने लगेगी उसकी हेल्थ। तो ये मेन सिद्धांत है। बाकी मिट्टी जहां पे भी रखी जाती है, हम जिस तरह बताते हैं इसमें इतना नहीं लिखा है, तो मिट्टी चिकित्सा में बहुत सारा मिट्टी में मिनरल्स है, जैसे मोलिब्डेनम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है। तो आपने सुना भी होगा कि इस मिट्टी में सल्फर ज्यादा है, ये लाल मिट्टी है, इसमें कॉपर ज्यादा है ना। तो ऐसे जगह जगह की मिट्टी अलग अलग मिनरल से रिच होती है। 2 से 2.5 फीट गहरी मिट्टी लेते हैं, जिससे उसमें ये मिनरल्स तो होते ही होते हैं। और ये मिनरल्स आते कहाँ से हैं? जो लार्वास होते हैं, छोटे छोटे केचुए के छोटे छोटे बच्चे, उनके सलाइवा में ये मिनरल्स होते हैं जो हमारी मड में आते हैं। और बाकी मिनरल्स तो नीचे है ही है, जैसे जो खाने हैं मिनरल्स की, है ना, खनिज लवणों की, वो जमीन के नीचे ही है। तो हम 2.5 फीट गहरी जो मिट्टी लेते हैं, उसको कहीं पे भी शरीर पे लगाएंगे तो वो ऑस्मोसिस होगी, क्योंकि हमारे स्किन में मिनरल्स नहीं है और हमने जो मिट्टी लगाई वो मिनरल रिच है, तो वहां से मिनरल्स हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर जाएंगे और स्किन में जो टॉक्सिन्स है वो मिट्टी में चले जाएंगे। तो मिट्टी में इतनी अद्भुत शक्ति है कि आप कहीं पे भी, किसी भी रुग्ण त्वचा पे, किसी भी ऑर्गन पे रखेंगे तो वो रिजेनरेट होने लग जाती है। गर्मी शरीर की मिट्टी में आ जाती है, मिट्टी की ठंडक शरीर में आ जाती है, मिट्टी में मिनरल्स शरीर में आ जाते हैं और यहाँ पर जितना भी टॉक्सिन्स है वो मिट्टी में आ जाता है। दूसरा जो कूलिंग इफेक्ट है, शीतलता है मिट्टी की, वो अलग से उसको ठंडा एनवायरनमेंट देती है ना, उसकी गर्मी खींचती है। तो ये 2-3-4 काम जो बेसिक रूप से मिट्टी के हैं, उससे हमारा किसी भी और माथे पे रखें, संपूर्ण शरीर पे लेप करें, लिवर पे रखें, कंधे पे रखें, स्पाइन पे रखें, पेट पे रखें, आंखों पे रखें, इवन एनएस पे रखें, गुदा द्वार पे रखें। ठीक है, बट हाँ आगे पढ़ेंगे आप प्रैक्टिकल सेशंस में अगर, तो आंखों पर हम डायरेक्ट, हाँ जी बताइए। जैसे मिट्टी एक तो धरती के अंदर से निकाली हुई और एक ऊपर पड़ी होती है, जैसे बाहर निकाली कुछ दिन से पड़ी होती है,
नहीं, वो उचित है या अंदर से ली हुई? देखिए जो अंदर से ली हुई है उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। जो अंदर से ली हुई है उसमें नमी है और फफूंदी भी है, हाँ फफूंद जिसे कहते हैं, हाँ तो उसको हम डायरेक्टली जैसे निकाली 2.5-3 फीट गहरी, तो हम उसको पहले धूप में डालेंगे 2-3 दिन, उसके बाद ही यूज करेंगे। तभी ह्यूमिड के मौसम में मिट्टी का बहुत मुश्किल होता है यूज करना, तो कभी भी तो उसमें सीलन होगी थोड़ी बहुत, आप उसको धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद आप फिर से भिगोइए और इस्तेमाल कीजिए। और जो मिट्टी ऊपर पड़ी है तो स्किन पे जो त्वचा सरफेस पे है वो गंदी है, बिकॉज उसमें बहुत सारा क्लाइमेट पोल्यूशन है और कोई भी पॉटी और कोई भी फीकल मैटर और यूरिनेशन कर चुका होगा उस पे और या चल चुका होगा, तो वो मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो बाहर ऊपर है, आपने लगा कि ऊपर से खोद ले और हम लगा ले, बिल्कुल भी नहीं, सूखी हुई है। इसलिए 2 से 2.5 फीट गहरा गड्ढा कहीं पे भी खोदा जाए वो मिट्टी अच्छी है, जरूरी नहीं है कि वो तालाब के किनारे की हो। हाँ दूसरा ये जहाँ पे डेड बॉडीज जलाई जाती हैं उसका किनारा ना हो, जहाँ पे फीकल बहुत सारा यूरिनेशन लोग कर रहे हैं वहां पे ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ, बाकी सब जगह प्लॉट कोई खुद रहा है, नींव खुदी हुई है, आपने वो मिट्टी बाहर डलवाई और वो जब सूखी तो उसको आपने ले लिया सूखी हुई मिट्टी को, तो ऐसी मिट्टी यूज करनी चाहिए। उछली सतह की मिट्टी चाहे जितनी अच्छी हो उसको आपको थोड़ा सा हटा देना चाहिए 1 फीट, उसके बाद ही लेना चाहिए। पृथ्वी तत्वों की मिट्टी चिकित्सा एवं विजातीय द्रव्य तो समझ गए। आंखों पर जब रखेंगे तो हम लोग एक मार्किंग के कपड़े के अंदर मिट्टी को रखेंगे। एनएस पे जब गुदा की पुलटेस लगाएंगे तो वहां पर भी उसका तरीका फिर हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में सीखेंगे, तो वहां पे भी हम लोग एक कपड़े के अंदर मिट्टी होती है उसके ऊपर बैठाते हैं तब यूज करते हैं। जल चिकित्सा एवं विजातीय द्रव्य। जल चिकित्सा के अंतर्गत स्नान आदि के द्वारा शरीर की त्वचा स्थिति सभी रोम को खुल जाते हैं एवं शरीर का सबसे बड़ा आवरण में मार्ग से पसीना आदि के द्वारा विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैं एवं आरोग्य प्राप्त होता है। विजातीय द्रव्यों को जल चिकित्सा द्वारा निष्कासन हेतु एनिमा, गर्म ठंडा कटी स्नान, रीढ़ स्नान, गरम एवं ठंडी पट्टियां, छाती एवं पैरों की लपेट आदि विधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है। प्राकृतिक स्नान के द्वारा शरीर में हल्कापन, स्फूर्ति, मांसपेशियों में सक्रियता, रक्त संचार व्यवस्थित एवं संयमित होता है, जिससे शरीर रोग मुक्त होता है। तो जल चिकित्सा जो द्वारा विजातीय द्रव्य जाता है, जैसे कि आपको पता ही है, अभी हम लोग एनिमा का नाम लेते हैं, कटी स्नान का नाम लेते हैं, वाष्प स्नान का नाम लेते हैं, रीढ़ स्नान का नाम लेते हैं, है ना। तो ये आपको पता है, गर्म है, ठंडा गर्म है, तो ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि हमको गर्म देना है, ठंडा देना है कि गर्म ठंडा देना है ना। आद्या ये इसको छोड़ेंगे, ये भी छोड़ेंगे। फिर आता है हमारा अग्नि तत्वों द्वारा चिकित्सा एवं सूर्य किरण चिकित्सा। सूर्य किरणों से विभिन्न 7 रंगों की पृथक सूर्य में अवधि निश्चित तेल या पानी की बोतलों में पृथक पृथक की जाती है। ये वैज्ञानिक ये है कि चिकित्सा प्राकृतिक है, तैयार किया जाता है किरणों को बैंगनी, आसमानी, नीला, जिसकी गर्मी चिकित्सा प्राप्त होती है, उसी प्रकार शेष, ठीक है। तो कलर थेरेपी कहती है रंग चिकित्सा। जो सूर्य की किरणें हैं उसमें 7 रंग मौजूद हैं, तो सफेद रोशनी हमको दिख रही है, तो आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि जब हम किसी प्रिज्म को रखेंगे इधर से व्हाइट लाइट आएगी, हाँ, तो इधर 7 कलर्स हमको दिखाई देंगे, 7 रंग जो कि विबग्योर होते हैं ना, VIBGYOR, यही विबग्योर आपके 7 चक्रास में भी मिलते हैं, है ना। VIBGY सोलर प्लेक्सस, O ऑरेंज स्वादिष्ठान और रेड मूलाधार चक्र, यही आपके 7 रंग चक्रास में भी हैं। अब सूर्य की किरणों से ये जो रंग मिले, इनकी अलग अलग वेवलेंथ है, ये आप सभी जानते हैं। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनका एक अपना नेचर है, जो कि कोई हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जो 3 कलर हैं आपके ऊपर के, VIBGY YOR,
येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ी गर्म प्रभाव के हैं, जिसमें रेड और ऑरेंज गर्मी प्रदान करता है और एक्साइटमेंट प्रदान करता है। इसी तरह येलो मॉडरेट है, और ऊपर जाएंगे जो वीआईपी ऊपर वाले हैं, इंडिगो है, ब्लू है, ये कैसे हैं? कूलिंग इफेक्ट देते हैं बॉडी को। इंडिगो और ब्लू कूलिंग इफेक्ट देते हैं। और फिर बचा बीच में ग्रीन, ये क्या करता है? बैलेंस करता है। तो ग्रीन इज अ बैलेंसिंग कलर, ये ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, और ये हार्मोनाइजिंग कलर है, बैलेंस करता है, इसीलिए ये हार्ट का कलर है। तो हार्ट का कलर पिंक विंक नहीं है, ग्रीन है। ठीक है। लाल, पीला, नारंगी उष्ण प्रकृति के होते हैं, और इन्हीं सबसे क्या होता है, हम लोग वाटर चार्ज और ऑयल चार्ज करते हैं। ठीक है। तो ऑयल चार्ज करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, वो भी प्रैक्टिकल सेशंस में, कि जो कांच की बोतल होगी उसके ऊपर प्लास्टिक का कैप नहीं होना चाहिए, हमारा जो है वुडन कॉक होनी चाहिए, या कपड़े से उसको बांध दीजिए क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। प्योर कांच की बोतल होनी चाहिए। अगर आपको उस रंग की कांच की बोतल नहीं मिलती है तो सेलोफेन की एक लेयर चढ़ा दीजिए, वो 15 दिन चलती है। कांच की बोतल को कभी भी जमीन पे नहीं रखते हैं, उसको एक वुड की तख्ती के ऊपर रखना चाहिए। कांच की बोतल को कभी भी पूरा नहीं भरते हैं, ऊपर से 4 अंगुल छोड़ना चाहिए, जिससे जो भी उसमें रिएक्शंस हो, वो मॉइस्चर, वो बबल्स आपके ऊपर आ जाए और उसको खराब ना करें। ठीक है। तो तेल या पानी कुछ भी चार्ज कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए किसी को घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो आपको किस रंग का पानी चार्ज करना चाहिए उसके लिए? बताइए सोच के। नीला, हरा। अच्छा, एक और चीज लिखिए, लाल रंग हमारा वात को हटाता है, वात को बैलेंस करता है। लाल रंग हमारा उष्ण तो है ही है, गर्मी तो प्रदान करता है। 3 क्वालिटी है लाल रंग की, लाल और नारंगी रंग की 3 क्वालिटी है। पहला, गर्मी प्रदान करता है। दूसरा, एक्साइटमेंट देता है। कोई इंसान बहुत बुझा हो तो उसको लाल रंग पहनना चाहिए, और आपको खुद भी लाल रंग पहन के एनर्जी आती है ना। एक्साइटमेंट देता है, इसीलिए ब्राइडल कलर लाल होता है। ठीक। किसी भी ब्राइड का कलर रेड होता है हमेशा। तो पहला हीट प्रोड्यूस करता है, दूसरा एक्साइटमेंट देता है, और तीसरा वात को बैलेंस करता है, शरीर में बढ़े हुए वात को बैलेंस करता है। तो इसका मतलब जोड़ों के दर्द के लिए जो तेल बनाया जाएगा वो लाल रंग की बोतल का होगा। इसीलिए दर्द निवारक तेल लाल होते हैं, नीले नहीं होते। लाल रंग की शीशी में होते हैं, आप कनेक्ट कर पाए? ठीक। नीला रंग पित्त को बैलेंस करता है और शांत ठंडा होता है। नीला रंग तो उसमें बैंगनी भी आ सकता है, वॉयलेट भी आ सकता है, और नीला भी आ सकता है, VIB, है ना। और हमारे अपर पोर्शन के कलर है, तो हमें सिर को ठंडा रखना है ना, सिंपल बात है। इस तरह से देख लीजिए। और पेट में जठर रखनी है, इसलिए नारंगी रंग स्वादिष्टान का चक्र का कलर है। तो नीला रंग पित्त को बैलेंस करता है। तो अगर किसी को एसिडिटी है तो हम किस रंग का पानी पिलाएंगे चार्ज करके? म्यूट है आप अनीता जी। मैम नीले रंग का। ठीक है। अब पित्त बढ़ा हुआ है किसी का, और तो हम पित्त को शांत करने के लिए नीले रंग का पानी पिलाएंगे। अब मान लीजिए किसी को डिप्रेशन है और हाई बीपी भी है, सुन लीजिए मैडम रेड और हरा। सुन लीजिए, तो रेड कैसे देंगे? ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है मतलब वो तो वैसे ही आग बबूला है, हाइपरटेंशन है उसको, और एसिडिटी। हाँ मैम नीला ही तो देंगे। नीला रंग, नीला देंगे। मैम नीला रंग शांत। अच्छा, मैंने नीला रंग। अच्छा, अभी हमने कहा, सॉरी, लो ब्लड प्रेशर है और एसिडिटी है। लो ब्लड प्रेशर है और एसिडिटी है, कौन सा रंग देंगे? मैम इसमें रेड देंगे, क्योंकि लो एसिडिटी का क्या होगा? लो ब्लड प्रेशर है, हम रेड देंगे। मैम रेड और बैंगनी दे दिया जाए तो मैडम नीला रंग और लाल रंग दोनों मिला के बैंगनी रंग बनता है।
अगर बीपी लो कोई मैम तो उसको violent हाई नहीं है। करने के लिए रेड देंगे, और अगर एसिडिटी है तो उसको बैलेंस करने के लिए नीला भी नीला नहीं सॉरी व्हाइट दे सकते हैं मैम। व्हाइट कहाँ से, व्हाइट तो आ ही रहा है, फिर तो ऐसे ही बिठा दीजिए, फिर तो हमारी थेरेपी किस बात की, पैसा क्यों देगा पेशेंट आपको? पैसा भी तो कमाना है, जब कुछ कर रहे हो तो कुछ तो करते हुए दिखना चाहिए। और नीला मैम, नीला तो फिर शांत, जैसे आपने बताया कि शांति का प्रतीक है, तो हाँ, तो उसको शांत- नीला देंगे पित्त शांत करने के लिए, तो हमारा ब्लड प्रेशर और कम होता जाएगा, और अगर हम लाल देंगे तो हमारा पित्त और बढ़ जाएगा। हरा रंग बैलेंस करता है, सबसे पहले तो हरा रंग देंगे, उसके बाद पेशेंट का मूड देखेंगे, फिर जो कलर होगा उसके हिसाब से देंगे। हरा रंग देंगे। अदरवाइज हरा रंग जो अपनी सूर्य किरण चिकित्सा होती है उसको कुछ ऐसे सेट करते हैं कि हमारी नाभि पर नीला रंग आए और हमारे हार्ट के पास नारंगी रंग आए, उल्टा करेंगे उस व्यक्ति को, है। तो वो ऐसा करके ग्लासेस को 7 रंगों को इस तरीके से सेट किया जाता है। और जो पानी चार्ज करने की बात है, तो क्योंकि हमें प्रभाव चाहिए तो हम हरे पे जाएंगे, क्योंकि रंग चिकित्सा का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ता है, बहुत तेजी से पड़ता है। तो ये मेडिकेटेड वाटर है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम कमरे में बैठे हैं, किरणें तो है ही ना, दिन भर हमारे कमरे में भी सनलाइट आती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कलर्ड कांच की बोतल को लगातार पीते हैं, है ना। फैशन में भी अभी कांच की बोतल फैशन में है, तो वो हरी ले आएंगे या नीली ले आएंगे, तो हरी इट्स गुड, पर वो हमारा मेडिकेटेड वाटर बन जाता है जाने अनजाने। तो कभी भी इस तरह के वाटर को, एक दिन का भी चार्ज है अगर सेलोफिन से भी नारंगी रंग का, तो 1-1 चम्मच इसकी डोज है, और बड़े लोगों की 50 ml दिन में 4 से 5 बार। ठीक है, पेट भी ठीक होता है, बाकी चीजें, इसको आगे प्रैक्टिकल सेशन हो जाए और अच्छे से आप समझ लो, तो इसके बाद इस पे अपना थोड़ा मास्टरी कर लो, बनाओ, उसको पियो और पिलाओ घर में, तो आपको इसका एहसास भी होगा धीरे धीरे। ठीक है, ये फायदा कर रहा है हमारी बॉडी को। सूर्य किरणों में होती प्राप्त किरणों से हमें 4 प्रकार की किरणें मिलती है, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। ठीक है, उसी को हमने अलग अलग तरह की तरीके से समझाया है। विजिबल रेज, श्वेत किरणें 7 रंगों से मिलकर बनती है, जिनका उपयोग हम रंग चिकित्सा एवं धूप स्नान से करते हैं, जिनका अलग अलग प्रयोग शरीर से यथानुसार विजातीय पदार्थों को बाहर निकालना है। इसीलिए रिकले वगैरह जो हमारे पुराने थे, उन्होंने धूप स्नान का बहुत महत्व बताया है, क्योंकि हमारी शरीर में ईश्वर ने कुछ ऐसी की है कि जिसको जहां जरूरत होगी वो रंग, एक सेकेंड लीजिए, चल, तो वो रंग उस जगह पर जाके मिल जाएगा, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि हम एज ए चिकित्सक और एम्फेसिस करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं जब वो क्रॉनिक लेवल पे आ जाए, पर साधारणतया अगर हम धूप स्नान देना शुरू करवाते हैं उसको सही तरीके से, तो अपने आप ही पेट को नारंगी रंग मिलेगा, ठीक है, हृदय को हरा रंग मिलेगा, सिर पे वैसा वाला रंग आएगा। हाँ, धूप तेज ना लगे उसके लिए हमें सर पे ठंडा पानी पी और रखना चाहिए, ठंडा टॉवेल, पानी पीते रहना चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था ईश्वर ने खुद ही की है, हमें उसमें बहुत नहीं है। और थेरेपी तो उसी बात की है ना कि हमें अगर क्रॉनिक पेशेंट मिलता है, कॉम्प्लिकेट पेशेंट मिलता है, तो हम उसकी इंटेंसिटी को इंटेंस कर दें, चाहे पानी बना करके, और जैसे तो व्हाइट तो मिल ही रहा है पर हमने और उसको इंटेंस कर दिया। तो विजिबल रेज हो गई एक, जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं। फिर इंफ्रारेड रेज हो गई, ये किरणें ताप प्रदान करती हैं, मतलब टेम्परेचर, जो सुख कर लगती हैं। ये स्नायु को शिथिल व शांत वेदना को कम करती हैं। ये वेदना थकावट का कारण विजातीय द्रव्य जनित नाइट्रोजन लैक्टिक एसिड वहां से दूर होने लगता है। ये है इंफ्रारेड रेज। फार इंफ्रारेड रेज क्या है? ये किरणें अदृश्य श्रेणी में आती हैं पर ऊष्म होती हैं, जो शरीर में अस्थि के स्तर तक पहुंचकर विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं तथा कैल्शियम और फास्फोरस का अस्थि में उपयोग बढ़ने में सहायक होती हैं। साथ ही तत्वों विजातीय निर्मित तप्त संबंधी साथ होती हैं। किरणें सुरक्षित हैं। ये सब सारी ही किरणें जो हैं वो, क्योंकि इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड क्या हुआ, इंटेंस हो गई, आपकी बोन को अब फायदा पहुंचाएंगी। ठीक है,
विजिबल जो आंखों से दिख रही हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे के लेवल पे जाओगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे वो इंटरनल हीलिंग होएगी। अल्ट्रावायलेट रेज क्या है? ये भी किरणें विटामिन डी के निर्माण में भाग लेती हैं। रिकेट्स जैसे रोग होने नहीं देती। रिकेट्स पता है ना, विटामिन डी की कमी से होता है, हाथ पैर टेढ़े होने लग जाते हैं बच्चों के। उपयोग के अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश में क्रीड़ा व्यायाम कार्य करने से स्नायुओं की पुष्टि होती है, नर्व्स की, और उनके आकार एवं बल में वृद्धि होती है। कैल्शियम की वृद्धि व उसका पाचन बढ़ जाता है। सूर्य प्रकाश अम्ल जनित विजातीय तत्वों को बाहर कर क्षारत्व में वृद्धि करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। सिंपल सा हमारा फंडामेंटल था कि अल्कलाइनिटी बढ़ाइए। एसिडिक खाना खाते हैं तो एसिडिटी सबकी बॉडी में ज्यादा है। पीएच को बैलेंस करने के लिए हमें धूप में बैठना चाहिए, जिससे कि इसमें आपने पढ़ा कि सूर्य का प्रकाश अम्ल जनित विजातीय तत्वों को बाहर निकाल के क्षारत्व में वृद्धि करता है, मतलब हमारे शरीर को एक अच्छी अल्कलाइनिटी के लेवल पे पहुंचाता है। तो एक बार को हम लोग और गूगल सर्च करेंगे। होमवर्क ये है कि इंफ्रारेड रेज, फार इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, और इनके बारे में थोड़ा और स्टडी करेंगे, है ना, कि उनकी वेवलेंथ कितनी होती है। ये तुरंत आपको मिल जाएगा। और अगर हम चक्रास के लेवल पे देखेंगे तो जैसा मैंने बताया है वो एक बार आप विजुलाइज कर लेंगे तो आपके लिए वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, कि हमारे विबग्योर जो है वो किन किन चक्रास पे हैं और उनका वेवलेंथ कितना है, और वो ये इस तरह की जो चारों रेजेस हैं वो कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर टी.आर. ट्रॉल के अनुसार कार्यरत में अंधकार या वाला कार्य करने वालों को खानों में सूर्य प्रकाश नहीं लगता। धारण स्वरूप उग्र भी रोग सामान्य में व्यक्तियों में कमी होने पर रक्त में फाइब्रिन और लाल रक्त कण कम, श्वेत रक्त कण व रक्त में पानी बढ़ जाता है, जो रोग की उग्रता प्रदान करता है। तो कहने का मतलब है जो लोग अगेंस्ट सनलाइट काम करते हैं वो डिप्रेशन में भी आते हैं और उनमें बड़े रोग बनते हैं, उनमें रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम होती है। ठीक है, तो इसी के चलते जो मेरा क्लिनिक का मतलब मेरा जो कंसल्टेशन रूम है वो सबसे आगे। तो सब लोग कहते हैं आप अंदर बनाइए, मैंने कहा नहीं, हमको आसमान भी दिखता है, हमको धूप भी दिखती है। और पेशेंट भी तो ठीक है, थोड़ा तो नुकसान है कि पेशेंट मुझे ही पहले अप्रोच करता है कि हाँ वो दिख रहा है ग्लास से, पर उसको देखने मात्र से समझिए इतना अच्छा फील होता है जाके बैठने में कि ग्लास के बगल में ही बैठे हैं, शीशे के बगल में। तो आने जाने वाले तो दिख ही रहे हैं, बट स्टिल आपको ग्रीनरी दिख रही है, आपको सनलाइट आ रही है, तो वो सनलाइट ही आपकी हीलिंग का काम करती है। व्हाइट लाइट है वो अपने आप ही, उसमें 7 कलर्स हैं। डॉक्टर लिखते हैं नशील्ट, पृथ्वी के जिन हिस्सों में 12 महीने सूर्य प्रकाश उपलब्ध रहता है वहां कैंसर की मात्रा कम पाई जाती है। इसके विपरीत कैंसर, क्षय रोग, रिकेट्स, निमोनिया, शिशु मृत्यु दर और संक्रमण तेजी से होता है उनमें जहां सूरज कम निकलता है। ठीक है, वायु चिकित्सा एवं विजातीय द्रव्य। पंच प्राण जिन्हें प्राण कहते हैं, अपान, समान, व्यान, उदान, ये आपने पढ़ा। महत्व विशेष का चिकित्सा वायु हेतु स्थिति प्रकृति, इनकी प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से विजातीय द्रव्यों का निष्कासन हेतु 2 प्रकार से चिकित्सा की जाती है। अब वायु चिकित्सा में टॉक्सिन्स निकालने के लिए 2 प्रकार की बात होती है। वायु स्नान द्वारा विजातीय तत्व, हल्के कपड़े पहनकर या मौसम के अनुसार कपड़े उतारकर स्वच्छ एकांत स्थल पर जहां पेड़ पौधे हों शुद्ध वायु पर्याप्त मात्रा में घूमना चाहिए। एक है प्राणायाम के द्वारा हम लोग वायु चिकित्सा करते हैं, गहरी सांस लेकर के, और दूसरी है कि हम अपनी नेकेड वायु का वायु स्नान करें, है ना। तो ऐसे में ऐसी जगहों पे आपने देखा होगा जो हम लोग फोर्ट वगैरह घूमते हैं, किले घूमते हैं, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो बाहर की पब्लिक पूरी दिख रही है ना, तोपे वगैरह सब, और बाहर का व्यक्ति आपको नहीं देख सकता। तो ये इस ढंग से बनाए जाते थे जिससे आपकी इंटरनल हीलिंग अद्भुत तरीके से होती थी। मतलब वहां पर कोई कपड़े भी बदल रहा है या नेकेड भी खड़ा है तो बाहर व्यक्ति, किले से बाहर व्यक्ति जो नीचे खड़ा है वो आपको देख भी नहीं सकता।
और आपको उसके सामने से सभी दिख रहे हैं। तो ऐसे में एक बार सतगुरु भी कोट दे रहे थे कि जहां पर उनका सेंटर है वहां पर पहाड़ों से उन्होंने एक टनल निकाली है जो पहाड़ों की वाइब को वहां तक लाती है और उसके सामने वो लोगों को कुछ समय तक खड़ा करके कम कपड़ों में या नेकेड खड़ा करके सूर्य स्नान कराते हैं। तो ये बहुत पहले महत्व था जहां पर एयर कंडीशंस, आपने देखा होगा कि एयर कंडीशंस की ये मैं बता रही हूँ ताजमहल की बात ना, आई थिंक कि वहां पर एयर कंडीशन की जरूरत नहीं है और वहां पर ऐसे घूम के जाएंगे मजार के साइड में तो वो बताता है कि यहाँ हाथ रखिए तो पूरी एसी जैसी हवा आ रही है। तो वो इस तरीके से काट के बनाते हैं कि बाहर की हवा को कंजर्व करके वो वहीं पे मिल रही है इतने एंगल से होती हुई। तो वायु का भी बहुत महत्व है। पर अभी क्या हम लोग इतना कवर्ड कपड़ों में रहते हैं कि जो फ्रेश एयर है वो नहीं लगती। तो उसका भी सबसे ज्यादा जो हम पीछे है ना इसी बात में पीछे कि हमारे पास सूरज होते हुए भी हम लोगों ने रिचुअल्स और धर्म के नाम पे इतना खराब कर लिया कि आज जो नेचर है ना, नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। जो चिकित्सा है वो इतना कवर्ड कर लिया कि जहां पर हमारे जो एब्डोमिनल एरिया है, जो पोखरा स्नान था, तालाब थे, ये सब तो गए ही गए। और रिचुअल्स के चलते हम अगर चाहें तो हमारे पास ऐसी धूप की व्यवस्था नहीं है जहां हम लोग बीच के किनारे एक दिन बिता सके। मूंगफली खाना तो दूर की बात है, वो भी चली गई है कि धूप में हम लोग 25 जनवरी या 26 जनवरी और इधर 4-5 दिन लगातार इंसान हल्के कपड़ों में बैठ के तेज धूप का आनंद ले सके। नहीं है ऐसा प्रोविजन, है ना। तो ऐसी जो जगह हैं वो बाहर हैं, फॉरेन में हैं और अब नहीं है हमारे पास। और हम लोगों को इसकी कोशिश करनी चाहिए और इच्छा रखनी चाहिए। मुझे लगता है अपने घर में ही ऐसा बना लेना चाहिए कुछ अपनी साइड की दीवारों को ऊंचा करके। तो क्या होगा, धूप तो आपके पास आएगी और बाहर के लोग भी नहीं देख पाएंगे। तो जिनका घर 2nd-3rd मंजिला है तो उनको सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे क्या व्यवस्था करनी चाहिए, उनकी साइड की बिल्डिंग को और उठा देना चाहिए, बाउंड्री वॉल को। ठीक है, तो आपके पास ऐसी व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि उससे ऊपर तो बिल्डिंग होगी नहीं। तब आपको बढ़िया वो वायु स्नान आप वहां ले सकते हैं। प्राणायाम द्वारा, हालांकि हमारे भी क्लिनिक आएंगे तो हमने साइड से पार्क में है वो, क्योंकि तो एक तो 1800 स्क्वायर फीट पे स्ट्रक्चर कंप्लीट कराया है और एक 600 स्क्वायर फीट पे हमने सिर्फ ग्रीन नेट लगाई है। तो ग्रीन नेट थोड़ी जगह पे है, फिर ऊपर खुला रखा है तो वहां पर धूप और हवा आती है। और नहाने की भी जगह पे हमने सिर्फ एक टैप लगा के छोड़ दिया है और छत नहीं डाली है। ठीक है, तो अब क्योंकि पार्क है और उसके ऊपर कुछ है ही नहीं साइड में, तो कोई कहाँ तक चढ़ेगा और ऐसा करेगा। तो वो एकदम थोड़ा सा खुला एरिया है जहां पे बहुत आनंद आता है। तो वो सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि बगल में कोई बिल्डिंग्स नहीं है, कोई घर नहीं है ऐसा। प्राणायाम द्वारा, अष्टांग योग में प्राणायाम का दीर्घ जीवन एवं आरोग्य प्राप्ति के बिना धन का इलाज इसे माना जाता है। नियमित प्राणायाम द्वारा श्वास, प्राण तत्व अर्थात ऑक्सीजन में, लंग्स फुफ्फुसों में होता है, दीर्घ श्वास होती है जिससे रक्त द्वारा कोशिकाओं में प्राण तत्व ऑक्सीजन बढ़ाकर उसे स्वस्थ करने में सहायता मिलती है। इससे कोशिकाओं का क्षरण तत्व प्राण द्वारा संचार रक्त पर्याप्त होता है। ये कुछ लैंग्वेज इसकी है लेकिन ठीक है, जिससे हमारी लंग्स को, कैपिलरीज को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। डीप ब्रीदिंग जो हमने अभी बात बताई थी प्राणायाम द्वारा। आकाश चिकित्सा एवं विजातीय द्रव्य, मस्तिष्क एवं शरीर के विजातीय द्रव्यों को निष्कासित करने हेतु उपवास चिकित्सा का प्राकृतिक चिकित्सा में आकाश महाभूत के अंतर्गत समावेश किया जाता है। हमारे हाथ में कौन सा तत्व आकाश तत्व को नॉमिनेट करता है, बताइए मैम? मिडल फिंगर। पता है ना सभी को? यस मैम। पूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपवास जैसे सायकालिक उपवास, एक आहार का उपवास, इसी को अभी कह गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, है ना। पहले सायकाल उपवास क्या हुआ कि शाम को हम नहीं खाएंगे तो 6 बजे तक ही खाएंगे या 4 बजे तक ही खाएंगे, तो उसके बाद वो नहीं खाएंगे। ठीक, जैनीज ने ऐसा किया ही कि वो सूर्यास्त के बाद 5-5:30 बजे के बाद नहीं खाते। तो वैसा ही हो गया अब इंटरमिटेंट फास्टिंग कि वहां से ही शुरू हो गया और अगले दिन सुबह तक। फिर एक आहार का उपवास,
दोपहर में नहीं खाएंगे या सुबह नहीं खाएंगे, ठीक। रसोपवास मतलब पूरे दिन लिक्विड्स पे रहना। फलोपवास सिर्फ फल पे रहना पूरे दिन। दुग्धोपवास सिर्फ दूध पे रहना, सिर्फ मट्ठे पर रहना, मठोपवास। पूर्णोपवास पूरी तरह कुछ ना खाना। साप्ताहिक उपवास हफ्ते में एक दिन का उपवास। लघु उपवास छोटे छोटे उपवास। कड़ा उपवास और अनुसंधानित वैज्ञानिक के पूर्ण उपवास सहित दीर्घोपवास मतलब वो करीब 18 दिन, 21 दिन, 45 दिन तक चलता है। और ये जो मट्ठा उपवास है इसको मट्ठा कल्प भी कहते हैं, दूध कल्प कहते हैं, सही तो परिभाषा ये हुई। तो दुग्ध कल्प और मट्ठा कल्प जो है ये बहुत सारी बड़े बड़े बीमारियों को ठीक करता है, बट इसको देखरेख में ही करना चाहिए। और धीरे धीरे क्या होता है कि आप ना 50-50 ml मिल्क लेंगे दिन भर में, फिर और थोड़ा थोड़ा लेंगे, हर 1 घंटे पे लेंगे, तो ऐसे ही बॉडी का बढ़ाते हैं कि वो दूध पे ही अवशोषित करे और दूध से ही उसका काम चले। तो इतना क्लेंस हो जाता है। जैसे अल्सर और एसिडिटी का पेशेंट दुग्ध कल्प से ठीक होता है, डायबिटीज का पेशेंट मट्ठा कल्प से ठीक होता है। तो ये धीरे धीरे, और ये आप ऐसा नहीं होता कि कुछ भी चख लिया, तो इसलिए इन कल्पों को स्ट्रिक्ट किसी उसी में करना चाहिए जो प्राकृतिक चिकित्सालय इंडोर है, कहीं रहकर ही कहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ देखिए जब नवरात्रि में उपवास कराते हैं तब तो सभी कर लिया, सबने नींबू पानी शहद पे भी रह लिए। ऐसे सोचिए तो कुछ ना कुछ इंसान खा ही लेता है, ये नहीं तो यही खा लें, जबकि उसमें भी बढ़िया टनाटन रहता है क्योंकि वहां पे धर्म जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया फास्टिंग थेरेपी। विजातीय द्रव्यों का निकालने का ये एक्सीलेंट सिद्धांत है, मतलब इससे सस्ती चिकित्सा नहीं हो सकती, है ना। द बेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन इज, कोई कंप्लीट करे ये सेंटेंस, द बेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन इज प्राकृतिक चिकित्सा। फास्टिंग मैम, फास्टिंग पढ़ा रहे हैं, है ना। द बेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन इज रेस्टिंग एंड फास्टिंग। आराम खाया करिए और कुछ मत खाइए, हो गई चिकित्सा। ठीक तो आप हो ही जाएंगे, भले ही कमजोरी लगे, लेकिन उस बीमारी से आप ठीक हो जाएंगे और मरेंगे नहीं, क्योंकि शरीर में बहुत है, बहुत खाया है ना। तो लंघनम परम औषधम, तो लंघन अच्छे हैं, और उसके भी ऊपर लंघन के बाद एक क्या है, एक और वर्ड है जिससे शरीर क्षय होने लग जाता है ना। तो वो मतलब वो इच्छा से नहीं किया गया, वो अनिच्छा से किया गया। मतलब जैसे किसी को खाना नहीं मिला, वो ऐसी जगह फंस गया, वहां सप्लाई नहीं हो पा रही है, जैसे अभी लेबर्स फंस गए थे वहां पे, तो उसको, मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड, तो उससे नुकसान है शरीर को। पर जब आप खुद उपवास करते हैं मेंटली प्रिपेयर होकर के, तो वो आपकी बॉडी को हेल्प करता है, न्यूट्रिशन देता है और विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने में मदद करता है। चलिए कोर्स खत्म कर देते हैं, 2-3 मिनट और। सो जठराग्नि वाली पचानों को भोजन अतः ये तो आपको पता ही है कि उपवास हम किसी भी असाध्य बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं, और बिना उपवास कराए प्राकृतिक चिकित्सा में असाध्य बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। इसीलिए हमारे जैसे ओपीडी सेंटर्स, अब तो ठीक है, अब तो आईपीडी की थोड़ी थोड़ी व्यवस्था है, वो बीमारी, बड़ी बीमारी को ठीक करने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि व्यक्ति मानेगा ही नहीं, वो खाएगा जरूर। उससे उपवास तो दूर की बात है, आप अच्छी डाइट नहीं लिखवा सकते कि वो जाकर के आपको फॉलो करेगा। विश्राम प्रणाली पाचन अथवा ऊर्जा पूर्ण रूप से विजातीय द्रव्य को निकालने में लग जाती है, जिससे शरीर सम्यक पोषण हेतु तैयार हो जाता है। अब टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, क्योंकि पूरा शरीर खाली हो गया है। और उपवास के, अच्छा अगर आज फास्ट है तो एनिमा आज लेना है कि कल लेना है? आज उपवास रखा, एनिमा वस्ती हमें आज करनी है कि कल करनी है? मैडम कल, है ना। तो कल सुबह करनी है, क्योंकि शरीर पूरा खाली हो गया। अब उपवास करने के कारण आपका मल भी नहीं बना और फीकल मैटर भी जमा नहीं हुआ। अब जब आप कल सुबह एनिमा देंगे तो जो चिपका हुआ फीकल मैटर, पुराना सड़ा हुआ था, वो निकलेगा। पेट पे मिट्टी की पट्टी, गर्म ठंडी सिकाई और एनिमा लेने से, जिससे शरीर सम्यक पोषण हेतु तैयार होता है। विजातीय द्रव्य का उपवास द्वारा निहरण होने से शीघ्र शरीर रोग मुक्त होकर एसिडिटी
रोग, जन्य संस्थान, पाचन, अम्लपित्त, मोटापा, श्वास, दमा रोग, उच्च रक्तचाप, गठिया आदि वात रोग, जीवन शैली अन्य रोगों से मुक्ति दिलाने लगते हैं। ठीक है। विजातीय द्रव्य अन्य प्राकृतिक चिकित्सा, जिसमें मालिश का अच्छा महत्व है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं बीमार व्यक्ति के रोग निवारण हेतु प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत वैज्ञानिक मालिश की विधि वर्णित है। अच्छा, ये वैज्ञानिक मालिश काफी हद तक हमारी मर्म चिकित्सा से मिलती जुलती है ना, जिसमें मैंने बहुत काम किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मतलब हमारे यहाँ पेशेंट आता है तो हम एक पार्ट का उसको एक्यू मसाज कराते हैं। एक्यू मसाज मतलब मर्मा को लेते हुए मैनुअल, ठीक है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं और एक मेंटली पेशेंट को पीस होता है कि भाई हमारे साथ कुछ किया जा रहा है ना, साइकोलॉजिकल, और वो गुड फील भी देता है। मालिश की विधि के द्वारा रक्त संचार उन्नत होने से विजातीय द्रव्यों का नाश होता है। मालिश से अंग है पुष्ट होता है, परिपोषण होता है और बाहर टॉक्सिन्स निकालने के लिए क्रियाशील होते हैं। धूप स्नान के पश्चात तेल की मालिश करने से और व्यायाम करने से सारे लाभ प्राप्त होते हैं। शरीर के विभिन्न तंत्रों एवं अवयवों पर मालिश लाभप्रद प्रभाव डालती है। पहला क्या है, त्वचा में सक्रियता की रोम छिद्र की वृद्धि होती है ना, मतलब हमारे पोर्स खुल जाते हैं और हमारी स्किन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। फिर क्या है, स्नायु प्राप्ति, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है। लैक्टिक एसिड जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो तेजी से बाहर निकलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और जठराग्नि अच्छी होती है। पाचन तंत्र अच्छा होता है, टॉक्सिक निकलते हैं, फीकल मैटर अच्छा निकलने लगता है, तेजी से निकलता है। हार्ट हेल्थ अच्छी होती है। ठीक है। यूरिनरी ब्लड अच्छा होता है। मतलब आप मसाज, एंशिएंट साइंस में मसाज की बहुत थाई है ना, आयुर्वेद की दृष्टि से हर घर में मसाज होती थी, हर व्यक्ति मसाज करता था, बट आज की डेट में वो एकदम स्पा का रूप ले चुका है ना, स्पा सेंटर बड़े बड़े और बड़ी बड़ी फीस। तो वैसे वाले में आपको ब्यूटी से रिलेटेड हो गया वो, जबकि वो इंटरनल हेल्थ से रिलेटेड है ना। दैट्स वाई जो बहुत हाई क्लास है, भले ही वो स्पा करा रहा है बट वो काफी हेल्दी फील करता है, बिकॉज वो ना चाहते हुए भी, भले ही वो बाहर की बॉडी के लिए करा रहा है, पर वो अगर मसाज करा रहा है तो उसकी इंटरनल हीलिंग इटसेल्फ हो रही है। तो सारे सिस्टम्स की हीलिंग होती है। बट जो फैट एक्यूमुलेट है, मान लीजिए यहाँ पर है और हम कितना भी फास्टिंग कर लें, वो वहीं पर रहेगा। जब तक हम वहां पर मसाज नहीं करेंगे तो वो एक्यूमुलेटेड फैट जाएगा नहीं, और इसका कोई भी ऑल्टरनेट मेडिसिन नहीं हो सकती, कोई ऑल्टरनेट इसका मेडिसिन नहीं हो सकती। आप चाहे आयुर्वेदा कर लो, यहां से वो इकट्ठा नहीं जाएगा जब तक आप यहाँ पे फॉर्मेंटेशन या मसाज नहीं करेंगे। इसीलिए डीप टेपिंग मसाज, रूटिंग मसाज, बहुत सारा इस तरह से फ्लैपिंग है, कपिंग है, इस तरह की बहुत सारी विधियां आपके स्ट्रक्चर को न सिर्फ स्ट्रेंथ देती हैं बल्कि वहां पे एक्यूमुलेशन जो हुआ है उसको भी निकालती हैं। आहार चिकित्सा के अंतर्गत दो प्रकार के आहारों की चिकित्सा की पुष्टि का वर्णन है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्षारीय और अम्लीय है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है विनापि भैष्य व्याधि पाथ्यादेव विवर्तते नंतुपथ्य विहीनस्य भेषजा नाम शतैरपि, अर्थात बिना किसी औषधि के सभी रोग पथ्य पूर्वक आहार विहार सोच से ठीक हो जाते हैं। औषधि भी की जाए तो अपथ्य का ठीक नहीं किए जाते, मतलब कभी औषधि से भी ठीक नहीं होते, उनको हम आचार विचार और सोच से ठीक कर देते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे, इसको खत्म करते हैं, पूरा सिलेबस खत्म। आहार शुद्धिकारक, कच्चा नारियल का पानी, सब्जियों का सूप, ज्वारे के गेहूं, लौकी टमाटर का ताजा रस, एलोवेरा एवं आंवले का जूस, नींबू सहित ये सब शुद्धिकारक आहार है, मतलब आपकी बॉडी को टॉक्सिन्स है। शांतिकारक आहार क्या है? अंकुरित अन्न, मौसम के अनुसार फल, सलाद, टमाटर, पत्ता गोभी, मूली, गाजर, खीरा, चुकंदर, ककड़ी, उबली हुई भाप में बनाई सब्जियां, अंकुरित अनाज, धनिया एवं पुदीने की चटनी, करी पत्ता आदि शांतिकारक आहार की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, ये हम लोगों को बताना था, आज मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताती हूँ। 3 जो नाम थे। पुष्टिकारक आहार, दही, दालें, अब देखो प्रोटीन ऐड की है, पुष्टिकारक में प्रोटीन ऐड की है। अब ये बॉडी बिल्डिंग हो गया है ना, हेल्थ बना रहे हैं, पुष्टि बना रहे हैं। और शुद्धिकारक आहार में स्क्रीनिंग की बात, कंस्ट्रक्टिव डाइट, पिछले
बार पढ़े थे, कंस्ट्रक्टिव डाइट और इम्यूनोलॉजिकल डाइट, ऐसे क्लींजिंग डाइट, एलिमिनेटिव डाइट थी, एलिमिनेटिव डाइट थी, कंस्ट्रक्टिव डाइट थी, है ना, और बीच की वाली हम देखनी थी, है ना, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी बस पुष्टिकारक आहार में इन्होंने दही, दालें, अन्न का आटा, दलिया, ये सब ऐड कर दिया, ये इसमें आते हैं, ठीक। बीच में आपकी उबली सब्जियां और रॉ सब्जियां और फल आ गए, और सबसे ऊपर आपके सारे टॉक्सिन्स को निकालने के लिए ये हो गया आपका आंवले का जूस है, सब्जियों का सूप है, नारियल पानी है, हर्बल चाय, काढ़ा है, इस तरह का दिन भर में 3 दिन रखना चाहिए, ठीक है। तो ये खत्म है लगभग। इसमें हम लोग लास्ट में अगले बार 15 मिनट बात करेंगे आहार, शुद्धिकारक, शांतिकारक और पुष्टिकारक, ठीक है। एक बार और कि आज के संदर्भ में अगर हमें इस पे लिखना हो और इसका अलग से बनाना हो किसी पेशेंट को डाइट प्लान 10 दिन का, तो उसमें कितने दिन हम शुद्धिकारक आहार रखेंगे, फिर शांतिकारक आहार रखेंगे, फिर पुष्टिकारक आहार रखेंगे, और वो क्या क्या कैटेगराइज हो, ठीक है। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैम जी थोड़ा आपके नंबर मिलेगी पर्सनल, थोड़े कुछ डिजीज के बारे में कंसल्ट करना है। जी लिखिए 979